नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत। और सबसे पहले हम बात करेंगे किसान सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान दिवस पर किसानों का उत्साह बढ़ाते हुए उनकी मेहनत को प्रणाम किया। सीएम ने किसान समृद्धि योजना के तहत ट्रैक्टर आने वाले किसानों के चेहरे की चमक का जिक्र किया। बोले कि कोई किसान अपनी मां तो कोई पत्नी को ट्रैक्टर में बिठाकर ले जा रहा है। यही किसान की ताकत होती है। गर्मी की परवाह किए बिना जब वह पसीना बहाता है और सर्दी को अपनी अस्थियों में समाहित कर ऊर्जा का प्रवाह धरती मां के साथ करता है, तो खेती अन्न उत्पादन के रूप में सोना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर विधान भवन प्रांगण स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। सीएम ने किसान सम्मान दिवस पर किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी। साथ ही किसानों को एफपीओ आदि को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क अटारी लखनऊ के प्लांट आवंटन प्रक्रिया का बटन दबाकर शुभारंभ किया। तो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को ट्रैक्टर की चाबी उपलब्ध कराई। किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने उनकी सराहना की। किसान जब ऊर्जा का प्रवाह करता है तो धरती सोना उगलती है, उन्होंने इसका जिक्र किया। 1996 से 2017 तक 21-22 वर्षों में अन्नदाता किसानों को जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, हमने मात्र 8 वर्ष में उससे भी ज्यादा 75,000 करोड़ उससे भी अधिक धनराशि हमने अन्नदाता किसानों के खाते में डाला है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ है। और अभी में हम लोगों ने कहा कि भाई हर बार ये मांग होती है गन्ना का दाम बढ़ाया जाए, पैसा बढ़ता है 5 रुपया 7 रुपया, एक साथ इतना पैसा बढ़ाओ कि सबका मुंह बंद हो जाए। 400 रुपये हम लोगों ने, जितने भी हमारे आरएलडी के विधायकगण हैं, रोज मुझे घेरते और जब से बढ़ाया गया है तब तो खुश तो है लेकिन बोलते नहीं है। कहते हैं कि नहीं काम अच्छा हुआ है, तो मैंने कहा बोल भी दिया करो जब अच्छा हुआ है तो उसी में अब मुझे अच्छा लगता है। किसान खुश है, मेहनत कर रहा है, लेकिन हमें तकनीक अपनानी पड़ेगी, अच्छी तकनीक अपनानी पड़ेगी। याद रखना, ये जो किसान नई तकनीक से अच्छी क्वालिटी के बीज से कम लागत में अच्छा उत्पादन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने तकनीक पर ध्यान दिया, अच्छी सीट पर ध्यान दिया। हमारे वैज्ञानिकों को इस दिशा में कार्य करना होगा। सौभाग्य से पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की इस सरकार ने 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं भारत सरकार के सहयोग। अब हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। 9 क्लाइमेटिक जोन में इतने कृषि विज्ञान केंद्र किसी राज्य के पास नहीं है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा रहे हैं। अच्छा प्रयास है। कृषि विभाग इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान दिवस पर किसानों को मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर की चाबी दी। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान का सम्मान किया। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी और किसानों की मेहनत की सराहना की। क्या कुछ अहम अपडेट सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज चौधरी चरण सिंह की जयंती पर जो है एक कार्यक्रम के अंदर तो उनको फूलों के द्वारा जो है उनका संबर्ध किया गया। उसके बाद जो है उनके द्वारा जो है किसानों की ऊर्जा के प्रभाव को लेकर के बात के द्वारा उनके मुख्यमंत्री ने साफ से कहा कि जिस प्रकार से जो है किसान करते हैं तो उसी प्रकार से धरती माँ जो है तो सोना उगलने का काम करती है। हमारे अन्नदाता किसानों ने अपनी मेहनत से जो प्रगति की है वह आपके सामने है। जिस प्रकार से उन्होंने किसानों को लेकर के कई और पहलू बात की कि किसान भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, ये पहली बार हमने
हमको देखने को मिला। जिस प्रकार से विपक्षी दल लगातार जो है एजेंडे की बात करते हैं, किसानों को एक एजेंडे की बात करते हैं, तो उस पर भी जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमने पहली बार देखा कि किसान भी एजेंडा बनते हैं। जब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली तब सबसे पहले जो है उन्होंने किसानों के कुछ सालाना 6,000 रुपए निधि देने की घोषणा की, जो अभी तक लगातार चल रही है। इसके बाद एक एक करके कई और योजनाएं जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है जारी की गई। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री के द्वारा जो बयान किसानों के इस जयंती पर और प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना से हो या किसी बीज से लेकर के बाजार तक किसी किसान के लिए सुविधाओं की लंबी कड़ी को बढ़ाने का कार्यक्रम सब उनके द्वारा बताया गया। किस प्रकार से सरकार के द्वारा जो है किसानों को डबल इंजन की सरकार जो है योजनाओं के तहत जो है लाभ पहुंचा रही है और उनकी प्रगति के लिए हर प्रकार के फैसले ले रही है। प्रधानमंत्री उनके साथ और कहना है, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से भी नवाजा और हर एक पहलू पर अगर देखा जाए तो किसानों को सम्मानित करने के साथ चाबी देने के साथ हर चीज को जो है किसानों से जोड़ते हुए उनकी जिस प्रकार से वो फसल को उगाते हैं उनको और चौधरी चरण भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा दिया गया हर एक पहलू पर जो है उनके द्वारा जो है आज बात की गई और किसानों को हर प्रकार से जो सभी योजनाओं से समर्पित करने की बात की। इसके अलावा भी प्रदेश सरकार को मौका मिला तो उन्होंने कहा कि भूमि सुधार की कार्यक्रम को भी लागू किया जाएगा। सबसे बड़ी बात उनके द्वारा ये कही गई, जिस प्रकार से सरकार को इसी प्रकार से मौके मिलते गए, उनका साफ तौर से कहना था अगर 2027 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और उत्तर प्रदेश में तो भूमि सुधार की भी घोषणा उनके द्वारा उसके लिए भी जो है नियमावली लाई जाएगी। तो फिर वहीं दूसरा भूमि सुधार उन्मूलन कार्यक्रम और के अंतर्गत जमींदार उन्मूलन काम किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो है चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसानों को एक वादे किए गए हैं, जिस प्रकार से अभी तक उनको जो सुविधाएं दी जा रही है सभी चीजों की जो है उनके द्वारा चर्चा की गई। जी सर तिवारी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किसानों की मेहनत का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर की चाबी किसानों को अब सौंपी और उनकी इस दौरान उनकी खुशी का भी जिक्र किया। और अब हम बात करें आग का दरिया एक्सप्रेस वे। खबर से है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे एक बार फिर यात्रियों के लिए काल साबित होते बचा है। दिल्ली से नेपाल जा रही एक निजी बस में इटावा के पास अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना ने एक बार फिर इस वे पर दौड़ने वाली बसों की फिटनेस और यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली से सवारियां भरकर नेपाल जा रही इस बस में जैसे ही आग लगी पूरे एक्सप्रेस वे पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत रही कि आग फैलने से पहले यात्रियों ने खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचाई, वरना यह हादसा यमुना एक्सप्रेस वे या पिछले दिनों हुए बस अग्निकांड की तरह बड़ी जनहानि में बदल सकता था। यह पहली बार नहीं है जब इस रूट पर कोई बस हादसे का शिकार हुई हो। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर लगातार हो रही घटनाओं के पीछे कई बड़े कारण सामने आ रहे हैं। लंबी दूरी तय करने वाली बसों, खासकर नेपाल रूट की बसों का मेंटेनेंस और वायरिंग अक्सर खराब होता है, जिससे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है। एक्सप्रेसवे की रफ्तार के जुनून में बस चालक सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करते हैं। अवैध संचालन इसमें होता है। दिल्ली से नेपाल और बिहार जाने वाली कई निजी बिना वैध परमिट या फिटनेस सर्टिफिकेट के दौड़ रहे हैं। इटावा के पास हुई इस घटना के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल है। जानकारों का कहना है कि जब तक आरटीओ बुझाने के लिए अभी भी और पुलिस प्रशासन डग्गा मारो और अनफिट बसों के खिलाफ कड़ा अभियान नहीं चलाएंगी, तब तक यात्रियों की जान दांव पर लगी रहेगी। आज के इस हादसे में बस तो जलकर खाक हो गई, लेकिन वह अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है कि क्या हम अगले किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ एक्सप्रेस वे है, इस पे नेपाल जाने वाली उसमें आग लगी है। सारे यात्री तो आप बता सकते हैं कि कैसे आग लगी है इसमें? कुछ था नहीं। आप देख सकते हैं पूरी बस जो है एक वायर में आग लगने के कारण पूरी बस जल चुकी है। पूरी बस जल के राख हो चुकी है, देख सकते हैं आप। हमने लखनऊ आगरा से
तो हम ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली से नेपाल जा रही बस आग का गोला बनी है। मौत की दौड़ लगाती बस 15 सेकंड में आग का गोला बन गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। हादसों का हॉट स्पॉट बनता एक्सप्रेसवे, प्रशासन की सख्ती पर अब सवाल उठ रहे हैं। मौत की दौड़ कुछ दिनों पहले मथुरा में हुआ था हादसा, प्रशासन की सख्ती पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो कुछ दिनों पहले मथुरा में बड़ा हादसा हुआ था। एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में गई थी कई जानें। पिछले साल 5 डॉक्टरों की इटावा में गई थी जान। लखनऊ से लौटते समय हुई थी 5 डॉक्टरों की मौत। जून 2025 में दरभंगा से दिल्ली जा रही स्लीपर बस 30 फीट नीचे गिरी, खाई में गिरी थी, जिसमें 2 की मौत हुई थी, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। दिसंबर 2024 में मधुबनी से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस रेलिंग तोड़कर गिरी थी, 2 मौतें हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। अक्टूबर 2023 में माइलस्टोन 125 पर भीषण हादसा हुआ था, 3 मौतें इसमें हुई थी, 2 विदेशी महिलाएं इसमें शामिल थी। तो मौत की दौड़ लगाती ये बसें हादसों का हॉट स्पॉट बन रहे हैं। अभी एक्सप्रेस आग लगी इसमें कुछ था नहीं। पूरी बस जो है और हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी सुमित चौहान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी, इटावा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो बस अग्निकांड की घटना सामने आई है, कुछ ही पल में ये जो बस है वो आग का गोला बन गई। नेपाल से दिल्ली ये बस जा रही थी, कैसे ये हादसा हुआ है और हादसे में किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई है? आप प्रत्यक्षदर्शी, आपने क्या देखा? एक्चुअली ये घटना तकरीबन 4:30 बजे के आसपास की है, जो कि दिल्ली से नेपाल की तरफ जा रही है बस, टूरिस्ट थी, जो कि शॉर्ट सर्किट के कारण इस बस में आग लगी। उसके दौरान इस बस के अंदर 3 से 4 सिलेंडर भी थे, जो कि उन सिलेंडरों को निकाल लिया, लेकिन इसका जो रीजन था वो शॉर्ट सर्किट ही बताया गया। और इस दौरान जितने भी यात्री थे उन यात्रियों को पूरी तरीके से इस बस के अंदर से निकाल लिया गया, और निकालने के बाद में जलने की कोई भी संभावना नहीं है इस बस के अंदर, और पूरी तरीके से सेफ सभी यात्री बचा लिए गए। लेकिन बात यह आती है कि बस के अंदर शॉर्ट सर्किट आके किस तरीके से हुआ, प्रकार से हुआ, इसका अभी पता लगाया जा चुका है। फिलहाल इसमें से सभी यात्री पूरी तरीके से सेफ। हाँ सुमित चौहान जी, अगर बात करें कई हादसे सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं मेंटेनेंस को दरकिनार किया जाता है, अनदेखा किया जाता है? ये हाईवे आखिर क्यों मौत की ये इन हाईवे पे दौड़ क्यों हो रही है? कहना चाहूंगा कि इन चीजों को पूरी तरीके से अनदेखा किया जा रहा है पिछले कई दिनों से, क्योंकि लास्ट 15 दिनों के अंदर ये तीसरा हादसा देखने को मिल रहा है। सुमित चौहान जी, इस बस में जिसको आपने प्रत्यक्ष तौर पर देखा है, यहाँ पर भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय रहते लोग बाहर निकल आए, जिससे ये बड़ा हादसा टल गया। एग्जैक्टली पूरी तरीके से बिल्कुल हो सकता था। बिल्कुल सुमित चौहान जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौत की दौड़ लगा थी बस, 15 सेकंड में बस आग का गोला बन गई है। हादसों का हॉटस्पॉट बन रहे हैं एक्सप्रेस वे, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस को अनदेखा किया जा रहा है, और जिसकी वजह से लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं और लोगों की जिंदगियां जा रही हैं। और अब हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस, कुलदीप सेंगर को राहत। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रह चुके कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है। पूर्व विधायक को वर्ष 2017 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। यह सजा निचली अदालत के द्वारा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी आदेश में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख, आपको बता दें कोर्ट ने 15 लाख के बॉन्ड पर सेंगर को जमानत दे दी। विधायक को पर्सनल बॉन्ड के अलावा इतनी ही राशि की 3 जमानतों पर रिहा किए जाने का आदेश जारी किया गया। हालांकि शर्त रखी गई कि वह पीड़ित के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकेंगे। अब देखने वाली बात होगी, एक तो ये बड़ी पूर्व विधायक के परिजनों के लिए, पूर्व विधायक के लिए, दूसरी तरफ जो
नियमों का दायरा तय किया है कोर्ट ने, वो दायरा भी देखने वाली बात है कि अब आगे पूर्व विधायक उन नियमों का पालन करते हैं जो जिन शर्तों के साथ उनकी रिहाई हो रही है। लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर बात करें तो पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार के लिए ये बड़ा दिन है, क्योंकि निचली अदालत से का सजा हो जाने के बाद से जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा को सस्पेंड किया है, तो उनके परिवार में निश्चित रूप से खुशी का माहौल है। उनके परिजन कह रहे हैं कि उनको न्याय मिला है। तो कुलदीप सेंगर की सजा का फलसफा वर्ष 2017 में कुलदीप सेंगर पर लगा था अपहरण व बलात्कार का आरोप। उनके गांव माखी के ही एक परिवार ने लगाया था आरोप। 13 अप्रैल 2018 को तत्कालीन भाजपा विधायक को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद नई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। एक सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में कुलदीप सिंह सेंगर को भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से यह मामला लखनऊ की अदालत से दिल्ली की एक अदालत में ट्रांसफर किया गया। बाद में 5 अक्टूबर 2019 से रोजाना इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। वारदात के वक्त पीड़िता के नाबालिग होने का दावा। पीड़िता के पिता को गलत मामले में फंसाने का भी लगाया गया था आरोप। पुलिस हिरासत में के पिता की मौत मामले में भी विधायक पर मढ़े गए थे आरोप। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण अवस्थी जी, कुलदीप सिंह सेंगर जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं, उनको निचली अदालत से सजा मिलने के बाद अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनको राहत दी है, उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया है। परिवार में निश्चित रूप से हर्ष देखने को मिल रहा है। परिजन कह रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। क्या कुछ अहम अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, इस पूरे मामले में मनोज, जो पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर हैं, उनके परिजनों का के अंदर तो खुशी है। वहीं पर अगर पीड़िता की बात करें तो पीड़िता इस पूरे मामले में बता रही है कि हम असंतुष्ट हैं। आपको बता दें मनोज कि उन्नाव रेप कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आज दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाई कोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने लंबित अपील के दौरान सजा को सस्पेंड करते हुए सेंगर को जमानत भी दे दी। मनोज, इस पूरे मामले में अदालत के आदेश के मुताबिक कुलदीप को कुछ लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि 3 जमानतों पर रिहाई मिलेगी। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। सेंगर पीड़िता जहां भी रहेगी उससे 5 किलोमीटर रेंज में नहीं जा पाएंगे। उन्नाव रेप कांड एक समय पर देश भर में राजनीतिक और बहस का विषय बना हुआ था। अब इस फैसले के बाद एक बार फिर मामला सुर्खियों में आया है। मनोज, आपको बता दें कि चूंकि जहां कुलदीप सिंह सेंगर का जो परिवार है, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का जो परिवार है, उसमें जहां खुशी है, वहीं अगर पीड़िता की बात करें जो इस समय दिल्ली में है, पीड़िता इस पूरे मामले को लेकर के असंतुष्ट बता रही कि हम इस पूरे फैसले से असंतुष्ट हैं। जी मनोज। हाँ बिल्कुल, अरुण अवस्थी जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार जो है वो खुश है क्योंकि कुलदीप सिंह की सजा सस्पेंड कर दी गई है। दूसरी तरफ अगर पीड़िता की बात करें तो पीड़ित परिवार का कहना है कि इस फैसले के बाद से वो निराश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैसला वो नहीं लगता है कि उनके मुताबिक आया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार की बात करें तो परिवार कह रहा है कि उनको न्याय मिला है, उनको फंसाया गया था और अब परिवार कह रहा है कि अब न्याय मिला है। तो हमारी स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सरकारी दफ्तर में रील शो। आप देख रहे
तो ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सरकारी दफ्तर में रील शो। उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में अक्सर फाइलों का अंबार और काम का बोझ देखने को मिलता है, लेकिन हमीरपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहां जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से एक बाबू पर रील बनाने का ऐसा खुमार चढ़ा कि उन्होंने कार्यालय की गरिमा को ही ताक पर रख दिया। मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय में तैनात बाबू चेतन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बाबू साहब सरकारी कुर्सी और दफ्तर के माहौल के बीच फिल्मी गानों पर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस समय उन्हें जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और उद्यमियों की फाइलें आगे बढ़ानी चाहिए, उस समय वो रील बनाने में मशगूल थे। जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोगों ने विभाग और कर्मचारी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया यूजर्स इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि काम के ना धाम के पा रहे मोटी पगार। दूसरे यूजर ने टिप्पणी की कि जनता लाइनों में खड़ी है और साहब रील में व्यस्त हैं। तो ये टिप्पणी सामने आई है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो वीडियो सामने आया है। निश्चित रूप से सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे कर्मचारी निश्चित रूप से सवाल खड़े करने को मजबूर करते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि जनता के काम के लिए इनको मोटी रकम सैलरी के तौर पर मिलती है, लेकिन जनता के काम करने के बजाय अलाव ताप रहे हैं। ठीक है, अलाव आप तापिए, लेकिन जनता का भी काम करिए। लेकिन नहीं, साहब रील बना रहे हैं, साहब रील में मशगूल हैं, साहब को सोशल मीडिया पर फेमस होना है, तो जनता की सेवा छोड़कर साहब रील बनाने में व्यस्त है। और अब हम बात करेंगे भ्रष्ट सिस्टम से लड़ाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के नेतृत्व में मंगलवार को दर्जनों किसानों ने विकास भवन का घेराव किया। मामला एक जीवित महिला को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित करने से जुड़ा है, जिसे लेकर किसानों ने ग्राम सचिव और प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरा मामला अरनिया ब्लॉक के ग्राम शाहपुर का है। यहां के निवासी सुरेंद्र सिंह की पत्नी कमलेश देवी पूरी तरह स्वस्थ हैं और जीवित भी हैं, लेकिन आरोप है कि ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव ने मिली भगत कर उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया। इस धांधली के कारण महिला सभी सरकारी सुविधाओं और लाभों से वंचित हो गई। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने विकास भवन पर धरना दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने सीडीओ ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की और अरनिया व ऊंचा गांव ब्लॉक के सचिवों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है केवल एक मामला नहीं, बल्कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर आम जनता का शोषण कैसे कर रहे हैं उसका जीवंत उदाहरण है। आप करा दो, बस ठीक है, कल होगा, कल तक यहाँ बैठे रहो, हम उठेंगे नहीं, अपना काम ना होगा। मैंने आपसे ये कहा था, आप ये चेक करो, कतो नहीं सुनो। आज विकास भवन में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के नेतृत्व में धरना दिया गया था, जहां कई सारी समस्या थी। एक समस्या और आई, हमारे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के जिला उपाध्यक्ष सतपाल तोमर जी की मम्मी कमलेश देवी जी को, जो पेंशन विभाग के अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने मरा दिखा दिया। हमने उनको मौके पर धरने में बुलाया तो मैडम ने ये कहा कि जो उस क्षेत्र के सचिव हैं उन्होंने मरा दिखाया है। और प्रधान ने मिलकर आज इस समस्या को लेकर हमने उनके खिलाफ मुकदमा कराने की मांग की और मैडम ने ये कहा हमने पत्र जारी कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब हम बात करेंगे सांसद खेल महोत्सव 2025। शासन की मंशा के अनुरूप शहर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन आज से शुरू हुआ। खेल महोत्सव 2025 दिसंबर तक ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ सांसद रमेश अवस्थी द्वारा किया गया। महोत्सव में कुल 11 खेल विधाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिनमें कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स, खो खो, रस्साकसी, शतरंज सहित क्रिकेट भी सम्मिलित है। जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव में विभिन्न विधानसभाओं के प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के मध्य प्रतिस्पर्धाएं जो है वो आयोजित की जाएंगी। इसी क्रम में कैंटोनमेंट, किदवई नगर, आर्यनगर, सीसाम, गोविंद नगर एवं बिल्हौर विधानसभा क्षेत्रों के प्रथम विजेता खिलाड़ी जनपद स्तरीय सांसद खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग उन्होंने किया। सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को निर्देश
किया है कि वो प्रातः 9 बजे ग्रीन पार्क स्टेडियम में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताएं ग्रीन पार्क स्टेडियम परिसर में विभिन्न स्थलों पर आयोजित की जाएंगी। इनमें रस्साकसी, शतरंज सहित एथलेटिक्स, कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जूडो, भारोत्तोलन एवं फुटबॉल की प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। प्रतियोगिताएं सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्गों में पुरुष एवं महिला वर्ग हेतु आयोजित की जाएंगी। समापन पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 25 दिसंबर को संपन्न होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे स्तर पर जो बच्चे खेलना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का खेलो इंडिया और फिट इंडिया के तहत इस खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका नाम हम लोगों ने सांसद खेल महोत्सव दिया है। विगत कई दिनों से हम लोग विधानसभा स्तर पर सांसद खेल सब और विधायक दोनों का एक संयुक्त रूप से हम लोगों ने कार्यक्रमों का आयोजन कराया है, जिसमें जिला शासन के अधिकारियों का भी पूरा सहयोग रहा, जिसमें मंडल स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर और वार्ड स्तर पर खिलाड़ियों ने भाग लिया है। हजारों की संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया और सांसद खेल सब के तहत लगभग 45,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।